नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। वामपंथी और कथित सेकुलर बुद्धिजीवियों ने शोर मचाया हुआ है कि तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार नहीं किया जाए, उन पर कानून लागू नहीं हो। वकील प्रशांत भूषण ने लेख लिखकर कहा है कि हाई कोर्ट का जज ज्यादती कर रहा है, इसलिए कि उसने पुलिस को गिरफ्तारी करने की छूट दी, जबकि हकीकत में पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ व जांच भारत में सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। यह कानून सम्मत पुलिस अफसर को मिला अधिकार है। लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में पुलिस व अदालत की कार्रवाई को प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका पर कार्यपालिका का प्रभाव बताया। कितनी गलत और बेहुदा बात है ये। दलील यह भी है कि तीस्ता की गिरफ्तारी बोलने का बदला है। उन्हें गिरफ्तार किया गया तो देश में कोई आवाज नहीं बचेगी। भला इन पैरोकारों से पूछे कि दंगा पीड़ितों को राहत के नाम पर जमा करोड़ों के फंड से विदेशी सैर सपाटे, महंगे ब्रांडेड कपड़े और जूते खरीदना धोखा फरेब है या नहीं। क्या भारत के कानून में पुलिस ऐसे धोखे पर आपराधिक केस बना सकती है या नहीं। देश की आवाज बचाने के लिए कपिल सिब्बल जिस सुप्रीम कोर्ट से विनती कर रहे हैं, उसने क्या ऐसे ही धोखे में सुब्रत राय को 1 साल से जेल में नहीं ठूसा हुआ है। जब सुब्रत राय बिना चार्जशीट, बिना सजा के चीटिंग के संज्ञान पर ही जेल में है, तो तीस्ता सीतलवाड़ के लिए कैसे कानून को लात मारी जा सकती है। फरेब कुछ लाख, कुछ करोड़ या 1000 करोड़ रुपए का हो, कानून की निगाह में समान महत्व है क्या नहीं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस की लगातार हार से राष्ट्रीय नेताओं के मुकाबले प्रदेशों के नेता ज्यादा घबराए हुए हैं। पिछले 6 महीने में राहुल गांधी और उनकी टीम ने प्रदेश के नेताओं से जो बातचीत की है, उसका लबोलुआब ये है कि इक्का दुक्का नेताओं को छोड़कर किसी भी प्रदेश में कांग्रेस के नेता अकेले चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। वो अकेले लड़कर चौथे या 5वें स्थान पर चले जाने के खतरे से डरे हुए हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने आलाकमान को बता दिया है कि अकेले लड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस किस्म का ध्रुवीकरण होता दिख रहा है, उसमें पार्टी की हालत दिल्ली जैसी हो जाएगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भले ममता के विरोध में बोलते हों, लेकिन 2 उपचुनावों में कांग्रेस के भाजपा से भी नीचे चौथे नंबर पर चले जाने से नेताओं की चिंता बढ़ी है। सो अब कांग्रेस में विचार हो रहा है कि ममता से दोस्ती बढ़ाई जाए या लेफ्ट के साथ चलने का फैसला हो। महाराष्ट्र में शरद पवार की भाजपा से करीबी से कांग्रेस नेताओं की चिंता बढ़ी है। वो फिर पवार के साथ तालमेल करना चाहते हैं। तमिलनाडु के नेताओं ने तो साफ कर दिया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को करुणानिधि के साथ तालमेल करना होगा, नहीं तो वहां भी कांग्रेस साफ होगी और हो सकता है कि भाजपा से भी नीचे जाए। दूसरा, असम में भी कांग्रेस नेता पुरानी सहयोगी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का विकल्प खोजने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या खुद राज्यसभा का प्रबंधन संभाल रहे हैं। वैसे राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली है, जिनका मंत्रालय आर्थिक महत्व के तमाम अहम विधेयक तैयार कर रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जेटली या संसदीय कार्य मंत्रियों के बजाय खुद प्रधानमंत्री बजट सत्र के दौरान संसदीय प्रबंधन संभाल रहे हैं। असल में राज्यसभा में एनडीए बहुमत से बहुत दूर है और बिना विपक्षी पार्टियों के सहयोग के सरकार के लिए एक भी बिल पास कराना मुश्किल होगा। इसका आखिरी रास्ता साझा सत्र बुलाने का है, जिस पर सरकार में विचार हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार विपक्षी पार्टियों से सद्भाव बनाने की कोशिश भी हो रही है। बताया जा रहा है कि इसी कोशिश के तहत प्रधानमंत्री ने एनसीपी नेता शरद पवार से अपनी दोस्ती का सार्वजनिक ऐलान किया। वो पवार के गृह जिले बारामती गए और वहां जमकर उनकी तारीफ की। कहा जा रहा है कि पवार की पार्टी राज्यसभा में सरकार का समर्थन कर सकती है। इसी तरह खबर है कि 21 फरवरी को प्रधानमंत्री मुलायम सिंह के पोते की शादी से जुड़े तिलक समारोह में हिस्सा लेने सैफई जाएंगे। मुलायम के पोते की शादी लालू प्रसाद की बेटी से हो रही है। ममता बनर्जी के साथ प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टकराव बढ़ाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी के जरिए उनसे बात हो रही है। कांग्रेस को भी कुछ विधेयकों पर मनाने की कोशिश चल रही है। बिहार में चल रहे सियासी ड्रामे के 4 संभावित नतीजे हैं। पहला, भारतीय जनता पार्टी मांझी का समर्थन करके सरकार बचाए और उसे बाहर से समर्थन देकर चलने दे। दूसरा, मांझी का समर्थन नहीं करे और नीतीश कुमार को सरकार बनाने दे।
तीसरा, मांझी की सरकार गिरने दे और नीतीश कुमार की भी सरकार नहीं बनने दे, यानी राष्ट्रपति शासन लगने के हालात बनाए। चौथा और अंतिम विकल्प ये है कि भाजपा मांझी का समर्थन करे लेकिन उनकी सरकार नहीं बचे और बाद में नीतीश कुमार सरकार बनाए। ये चौथा विकल्प भाजपा के लिए सबसे अनुकूल माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश नेताओं ने इन सभी विकल्पों पर विचार किया है। अगर भाजपा मुखदर्शक बनी रहकर मांझी की सरकार गिरने देगी तो उसे इस सारे ड्रामे का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही अगर भाजपा ने बाहर से समर्थन देकर मांझी की सरकार चलाई तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनेगी और नीतीश कुमार व लालू प्रसाद दोनों को उसे घेरने का मौका मिलेगा। इसी तरह अगर राष्ट्रपति शासन लगा तब भी दिल्ली जैसे हालात बन सकते हैं। सबसे अच्छा विकल्प मांझी की सरकार को समर्थन देने का है, बशर्ते उनकी सरकार गिर जाए। भाजपा के नेताओं का मानना है कि मांझी और प्रबंधक इतने विधायक नहीं जुटा पाएंगे कि भाजपा के समर्थन देने के बावजूद सरकार बचा सकें। इसलिए भाजपा को समर्थन देने से एतराज नहीं होगा और बदले में उसे महादलित मतदाताओं का समर्थन मिलने की उम्मीद भी रहेगी। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। बिहार में सियासी ड्रामे के बीच जनता दल यू को बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिल गया है। बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जदयू के नेता विजय कुमार चौधरी को मुख्य विपक्षी दल के नेता का दर्जा दे दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी, जिसका दर्जा आज खत्म हो गया। अधिसूचना जारी होने के बाद भाजपा ने इस फैसले का जोरदार विरोध किया। भाजपा विधायक व प्रमुख प्रवक्ता विनोद नारायण ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष असंवैधानिक फैसले कर रहे हैं। इससे पहले जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को पत्र भेजकर पार्टी को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा देने और विजय कुमार चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की थी। गौरतलब है कि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को 20 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। गुजरात की सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सेतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तिस्ता और उनके पति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल गुजरात पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी तक दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज तिस्ता और उनके पति की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए इन दोनों को निर्देश दिया कि वो गुजरात पुलिस के सामने एनजीओ की मदद करने वाले भारतीय और विदेशी दानकर्ताओं से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने कहा है कि गुजरात पुलिस उन आवश्यक दस्तावेज की सूची प्रदान करेगी जो तिस्ता से लेनी है। कोर्ट ने तिस्ता को जांच पड़ताल में गुजरात पुलिस को सहयोग करने का भी निर्देश दिया। गौरतलब है कि 2002 के गुजरात दंगा पीड़ितों की लड़ाई लड़ रही तिस्ता पर आरोप है कि उन्होंने दंगा प्रभावित गुलबर्ग सोसाइटी से जमा किए गए 1.5 करोड़ रुपए का गबन किया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सेना की साजो सामान की खरीद की प्रक्रिया सीधी होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि मौजूदा प्रक्रिया बहुत जटिल है। मैं वाकई उनकी तारीफ करता हूं जो रक्षा खरीद की इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरने के लिए अब भी हिम्मत रखते हैं। CII द्वारा आयोजित एक परिचर्चा में पर्रिकर ने कहा कि मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय है और रक्षा खरीद की प्रक्रिया अधिक से अधिक सीधी रखी जा सकती है और ऐसा ही होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने आज एक बार फिर दोहराया है कि दिल्ली सचिवालय में मीडिया को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने कहा है कि मीडिया को सचिवालय स्थित मीडिया कक्ष तक ही जाने की अनुमति होगी। दिल्ली सरकार का ये फैसला मीडिया और सरकार के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए 5 वरिष्ठ पत्रकारों और सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिवालय की मीडिया कक्ष में होगी। गौरतलब है कि दिल्ली में केजरीवाल की नई सरकार ने अपने कामकाज के पहले दिन से ही सचिवालय में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी, जिससे नाराज होकर मीडिया ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। सोचें, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कार्रवाई करके सुब्रत राय को चीटर मानकर जेल में डालने की जब मिसाल बनाई है, तो गुजरात की पुलिस यदि केस दर्ज कर जांच पड़ताल कर अदालत की अनुमति लेकर तिस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार करना चाहे तो क्या उसे बोलने का बदला कहेंगे या कानून सम्मत कार्रवाई? इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा।
सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद का मामला इस बात की मिसाल है कि कैसे भारत में ठगी और धोखेबाजी के मामले को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बनाया जा सकता है। तीस्ता और उनके पति के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी के 2002 के दंगों के दौरान मारे गए लोगों की याद में स्मारक बनाने के लिए पैसे जुटाए और उनमें गड़बड़ी की। यह आरोप भी उसी सोसाइटी में रहने वाले और दंगों से प्रभावितों में से ही कुछ लोगों ने लगाए हैं। मुकदमे की अब तक चली सुनवाई से जैसे तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक कई स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। तीस्ता और उनके पति को वेतन के तौर पर मिलने वाले पैसे से लेकर मकान के किराए तक और तीस्ता की बेटी की स्कूल फीस भरने से लेकर क्रेडिट कार्ड से विलासिता की वस्तुएं खरीदने तक कई जगह इसका पैसा खर्च किया गया है। यह आरोप भी लगाया गया है कि तीस्ता ने दंगा पीड़ितों से जुटाए पैसे से ब्यूटी पार्लर का बिल भी दिया है। इन आरोपों की प्रारंभिक जांच हुई है और गुजरात हाई कोर्ट का आकलन है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। लेकिन देश की सेकुलर जमात ने इस मामले को दूसरा ही रंग दे दिया। उनका कहना है कि तीस्ता चूंकि गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलती रही है और दंगों में उनकी और उनसे जुड़े दूसरे लोगों की जांच के लिए आंदोलन करती रही हैं, इसलिए उनके ऊपर ये मामला बनाया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो देश में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बड़ा भारी खतरा पैदा हो जाएगा। असल में जो लोग तीस्ता के लिए आंदोलन छेड़े हुए हैं वो वही लोग हैं जो अब तक की छोटी सच्ची मुहिम में तीस्ता के साथ ही रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं तीस्ता और जावेद के खिलाफ कार्रवाई हुई तो कई और लोग इसके दायरे में आ सकते हैं। उनको ये चिंता भी सता रही है कि जिन लोगों को लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले मसीहा के तौर पर पेश किया जा रहा है वो ठग, धोखेबाज और दंगा पीड़ितों का पैसा खाने वाले निकले तो क्या होगा। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच रोकने की कोशिश हो रही है। तीस्ता और उनके सहयोगियों का कहना है कि वो अपनी तरफ से जो हिसाब पेश कर रहे हैं उसे आंख बंद करके मान लिया जाए। इस कोशिश में तीस्ता के समर्थक प्रशांत भूषण तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट पर कार्यपालिका के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की विश्वसनीयता पर इस वजह से सवाल उठा दिए कि ये दोनों के बच्चों की शादी में नरेंद्र मोदी गए थे। जब प्रशांत भूषण ने यह मामला उठाया तो दोनों जजेस ने अपने को सुनवाई से अलग किया और नई बेंच बनाई गई। यानी ठगी, धोखाधड़ी और दंगा पीड़ित गरीब लोगों के पैसों में गबन करने के आरोपी 2 लोगों को बचाने के लिए देश की शीर्ष न्यायपालिका और शीर्ष कार्यपालिका दोनों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सारी संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं बेईमानी के आरोपी 2 लोगों को पाक साफ साबित करने के लिए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ के मामले पर चर्चा करेंगे। मोदी विरोधियों और खासकर सेकुलर लेफ्ट लॉबी की सोच है कि पुलिस की ऐसी हिम्मत कैसे हुई जो तीस्ता से हिसाब पूछा जा रहा है। उनके एनजीओ फंड में गड़बड़ है भी तो उन्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है। मतलब तीस्ता सीतलवाड़ जवाबदेही, पुलिस व कानूनी प्रक्रिया से ऊपर है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ रिटायर्ड चीफ जस्टिस भगवती प्रसाद है। भगवती जी, तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में वामपंथी बुद्धिजीवी और प्रशांत भूषण आदि का ये तर्क चल रहा है। प्रशांत भूषण ने लेख भी लिखा है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जो हाई कोर्ट के जज ने जो गिरफ्तारी को कहा है वो ठीक नहीं है, वो एक तरह से कार्यपालिका का प्रभाव है और वो अगर कोई छोटा मोटा फरेब भी हुआ तो उसको पूछ के और दस्तावेज उसी को जांच के ऊपर के जांच आगे बढ़ाई जाए। ये तर्क या ये कि वो एक आवाज है, आवाज को कुचलने की ये साजिश हो रही है, ये कितना दमदार है? देखिए, ये सब ऐसी बातें हैं जो इस तरह के लोग प्रभावित करने के लिए न्यायपालिका को या सिस्टम को करते हैं। अगर कोई अपराधी है तो उसका गिरफ्तार होना एक साधारण बात है, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब ये कहना कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात में बोली होंगी, बहुत सारे लोगों के खिलाफ बोलते हैं, उसका असर क्या है? गुजरात के किसी मामले में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जो कुछ हुआ वो एक शोर था और जिन लोगों ने शोर मचाया था वो धीरे धीरे अब अपने शोर को ठीक करने लगे हैं और उसको सम्मान देने लगे। नहीं, अब सवाल यहाँ ये भी एक तर्क है कि तीस्ता सीतलवाड़ ने
कि जो फ्रॉड जो भी है, जो कि भाई जो फंड में से जो दुरुपयोग हुआ, ब्रांडेड कपड़े, जूते और ये खरीदारी निजी जो उसके काम में पैसा इस्तेमाल हुआ, उसके दस्तावेज मौजूद है। उन दस्तावेजों को जांच कर ले, गिरफ्तारी की जरूरत नहीं, दस्तावेजों की जांच करके ही काम चलाया जा सकता है। ये क्यों नहीं हो रहा? देखिए, क्रिमिनल लॉ का वो एक क्रिमिनल है, वो है क्रिमिनल है, फरेब है क्या ये अगर कोई एलिगेशन लगता है जी, और उस एलिगेशन में प्राइमा फेसी कोई बात है जी, अब वैसी समाज सेविका जी, अगर फॉरेन के ब्रांड के कपड़े और जूते पहनती जी। है और करोड़ों रुपए इकट्ठा करती है जी, और उसमें से उसका पेमेंट होता है, जी, तो देखना ये अपने आप में है क्या? ये आपराधिक मामला बनता है क्या? क्यों नहीं बनेगा? अगर आप जनता के लिए इकट्ठा किया गया पैसा जी। अगर अपने स्वयं के काम में लेंगे जी। तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। जी, और ऐसे मुकदमों में पूछना अनिवार्य होता है। जी, मुलजिम से जब तक आप पूछेंगे, हाँ, तो उसके लिए गिरफ्तारी जरूरी है क्या? देखिए, गिरफ्तारी मुलजिम की जरूरी होती है, जी, क्योंकि पुलिस को मुकदमा बनाना होता है। जी, मुकदमा बनाने के लिए सारी शहादत उपलब्ध नहीं होती है। जी। जब आप किसी से पूछते हैं जी, तब उसमें से शहादत निकलती। जी, 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 उस पूछताछ से अभी जो एक ताजा मुकदमा चल रहा है, जी। जिसमें सीधे तौर पे लगता है कि शशि थरूर तो वहां था ही जी। नहीं जब उसकी पत्नी की मौत हुई, जी। पर उससे कितनी बार पूछताछ हो गई? जी। क्यों हो रही है पूछताछ? जी, जी। वो पूछताछ इसलिए हो रही है कि सच निकाल के लाया जाए। जी, जी, जी। नहीं तो ये कि पूछताछ के लिए बुला लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं तिस्ता की होनी चाहिए। तिस्ता की गिरफ्तारी का हाईकोर्ट के जज ने अगर उसको कहा है तो वो ठीक नहीं है। इसको इस तर्क पे क्या है? हाईकोर्ट के जज को कहना जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी की जरूरत वो पुलिस का अधिकारी खुद कर सकता है अपने उसमें। वो पुलिस का अधिकार है इन्वेस्टिगेशन करना, जी। और गिरफ्तारी इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा। जी, और वो क्यों नहीं हो? जी। आप ये बताइए कि तीस्ता बहुत बड़े लोगों से मिली जुली है, जी। वो मतलब बहुत बड़ी है सोसाइटी में, बहुत है इसलिए तो कोई, और छोटा सा है मामला, कुछ लाख का कुछ उसका है, तो इसमें उस आधार ये आधार हो ही नहीं सकते। जी। आधार, और फिर जैसा कहा गया है लेख में कि साहब जज लोग शादियों में जाते हैं, जी। मंत्रियों से मिलते हैं, जी। ये एक ऐसा तर्क है जो न केवल आधारहीन है लेकिन इसके पीछे किसी तरह का कोई षड्यंत्र भी लगता है। जी। जज समाज से निकाला हुआ आदमी तो नहीं होता, जी। वो समाज में रहेगा भी, उसके बच्चे भी हैं, उसकी शादियां भी होंगी। बुनियादी सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि सहारा के उसको सुब्रत राय को जेल में डाला है, जेल में भेजा हुआ है, वो फरेब इसी कैटेगरी, इसी श्रेणी का होता है या वो अलग तरह का? देखिए, फरेब होता है जी। अब वो करोड़ रुपए का हो चाहे 1 रुपए का हो, जी। उस नाते जो कुछ पुलिस कर रही है वो हर हालत में सही ठहरती है। देखिए, आपको एक कहावत मैं बताता हूं कि बनिए का हिसाब अगर 1 पैसे का भी नहीं मिलता है तो 1 रुपए का तेल जला डालता है। जी। तो ये हिसाब मिलने की बात है। जी। और हिसाब मिलेगा जब 30 तक की इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, और अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जी, उसमें कोई ये नहीं कह सकते कि ये बदले की भावना से हो रहा है या ये आवाज को दबाने के लिए, क्योंकि तमाम बुद्धिजीवी, तमाम इतिहासकार, फिल्मकार, कई बयान, संपादक, पत्रकार ये कह रहे हैं कि ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये एक ऐसे ग्रुप की सोच है जो ये समझता है कि हमसे जो गोरा है उसको पीलिए का रोग, जी। यानी हम जो कह रहे हैं वो सही है जी। और दूसरे सारे गलत हैं। जी। ये एक ऐसी सोच है एक वर्ग की इस देश में जो इस देश को हाँकना चाहता है जी। और इस देश की व्यवस्थाओं को खराब करना चाहता है। वो शायद न्यायपालिका अपने विवेक से नहीं परमिट करती है। जी। नहीं, आप गुजरात में भी रहे हैं तो गुजरात के उनमें और तीस्ता शीतलवाद और ये सब आप मानते हैं कि ये कुछ ज्यादती वाली बात हो रही है, बदले वाली बात हो रही है, या उन स्थितियों के अंदर जो है उस कानूनी प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादती की बात है। जी। गुजरात में अगर थोड़ा सा भी पैसे का सवाल कहीं आता है जी। तो न्यायपालिका बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर किसी के खिलाफ मुकदमा इस बात का है कि उसने पैसे का लेन देन या पैसे की गड़बड़ की है तो उसको आसानी से गुजरात
के न्यायपालिका पर जमानत ये नहीं देते। मानवाधिकार का मामला, मानवाधिकारी राइट के आधार पर जो एक शोर है, वो भी एक तर्क है। मानवाधिकारी लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हो रहा है बहुत जाती हो रहा है, ये तंग करने के मकसद से हो रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ लोगों की एक विचारधारा है कि जो हमारी तरह से बोलता है, जो हमारी तरह से लोगों को मेलाइन करता है, जैसे तीस्ता उनमें से एक है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को मेलाइन किया। चूंकि इसने नरेंद्र मोदी को मेलाइन किया, इसलिए इसका अरेस्ट नहीं होना चाहिए। वो उसका ये तर्क है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि माइटी स्टेट से वो लड़ रही है और वो आवाज अगर इसलिए उनको बचा, उन पर रैप किया जाना चाहिए। ये तर्क है अपनी जगह। देखिए, स्टेट की माइट सब जानते हैं जी। स्टेट के खिलाफ लड़ो, कायदे से लड़ो। जी। स्टेट के खिलाफ बेकायदा नहीं लड़ा जाता, और इस तरह की बातें करना ये वाजिब नहीं होता है। आप करेंगे चोरी तो चाहे स्टेट से आप खिलाफत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कानून को एक तरफ दरकिनार करके इस मामले में कुछ मतलब अलग एक व्यवस्था या एक तरह से कि राहत के अंदाज में ये किया जाए, ये संभव नहीं, और ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। देखिए, ये कहा जाता रहा है कि इस देश में कानून बड़े लोगों के लिए है। वो ऐसे ही लोग हैं जो अपना नाजायज प्रभाव डालकर किसी तरह से जजों से ऑर्डर लेने की कोशिश करते हैं, और साधारण अगर कोई व्यक्ति होता तो अब तक गिरफ्तार हो जाता। जी भगवती जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।